भारत की शिक्षा प्रणाली एक बहुत ही अजीब पहेली है ना? एक तरफ तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ज्यादा निरक्षर आबादी। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली की गांठें खोलेंगे और एक ऐसे समाधान को देखेंगे जो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं समाज कार्य की दुनिया को समझने से। इसे सिर्फ एक विषय की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल साइंस की तरह देखिए, जिसकी अपनी एक लेबोरेटरी होती है। अच्छा, तो समाज कार्य की पढ़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है फील्ड वर्क, या कह लीजिए क्षेत्र कार्य। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी थ्योरी क्लासरूम में सीखी, उसे असली दुनिया में, मतलब लोगों के बीच जाकर उसे लागू करना, उसे आजमाना। और हाँ, ये कोई मामूली इंटर्नशिप नहीं है, ये तो सीखने की पूरी प्रोसेस की बुनियाद है। इसको ऐसे समझिए, जैसे केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट अपनी लैब में जाकर केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक वैसे ही एक सोशल वर्क का स्टूडेंट असली समुदायों और संस्थानों के बीच जाकर अपने ज्ञान और हुनर को परखता है। उसकी लैब ये पूरी दुनिया है। और इन तमाम प्रयोगशालाओं में से एक सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल लैबोरेटरी है हमारा स्कूल सिस्टम। यहीं पर समाज कार्य की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। चलिए देखते हैं क्यों। जब भी हम भारत में शिक्षा की बात करते हैं ना, तो हमेशा एक दोहरी तस्वीर सामने आती है। एक हिस्सा बहुत ही चमकदार है, तो दूसरा बहुत ही धुंधला। ये विरोधाभास सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ हमारे पास आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, और दूसरी ही तरफ ये भी एक सच है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग भारत में ही रहते हैं। ये एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। इस पूरी समस्या की गहराई में जाने के लिए हमें इसकी जड़ों को देखना होगा, और वो जड़ें हमारी औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। सच तो ये है कि हमारा जो आज का फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें अंग्रेजी हुकूमत से विरासत में मिला है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमने इसके मूल ढांचे में कोई खास बदलाव किए ही नहीं हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो विरासत में हमें सिस्टम मिला है, इसकी असल खामियां हैं क्या? आप देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम एकदम रिजिड है। इसका सिलेबस आज के ज़माने के हिसाब से बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। पढ़ाने के तरीके भी पुराने, और एग्जाम सिस्टम तो इतना इनह्यूमन है कि पूछिए मत। नतीजा, क्रिएटिविटी के लिए, कुछ नया सोचने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो फिर ये सिस्टम असल में हमें सिखा क्या रहा है? ये जोर देता है संकीर्ण व्यक्तिवाद पर, एक अनहेल्दी कंपटीशन पर, और बस आंख बंद करके जानकारी को रट लेने पर। सारा ध्यान सिर्फ फॉर्मल स्कूलिंग पर है, और जो जिंदगी के असल सबक हैं, जो हमें इनफॉर्मल तरीके से मिलते हैं, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस सिस्टम की एक और कड़वी सच्चाई है, अमीर और गरीब के बीच की खाई। ये शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बनाती है। ये फर्क बिल्कुल साफ है। अमीरों के बच्चों के लिए हैं चमचमाते प्राइवेट स्कूल्स, जहां हर तरह की टॉप क्लास फैसिलिटी मौजूद है, और गरीबों के बच्चों के लिए वही सरकारी स्कूल, जहां न ढंग के संसाधन हैं, न पढ़ाई का वो स्तर। इन दोनों तरह के स्कूलों के बीच का जो फासला है ना, वो जमीन आसमान का फासला है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की एक बेहद दुखद हकीकत है। जरा गांवों के सरकारी स्कूलों की हालत सोचिए। टूटी फूटी, भीड़ से भरी इमारतें, या फिर खुले आसमान के नीचे लगती हुई क्लासें। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है, ना ब्लैक बोर्ड, ना खेलने का मैदान, अरे पीने का साफ पानी और टॉयलेट तक तो है ही नहीं। और बात सिर्फ इन सुविधाओं की कमी तक ही नहीं रुकती, मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। स्रोत बताते हैं कि शिक्षक बच्चों को इतनी कठोर और बेरहमी से सजा देते हैं कि बच्चे या तो जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते हैं, या फिर उनकी मौत तक हो जाती है। सच में ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो जब समस्याएं इतनी गहरी और साफ साफ दिख रही हैं, तो इसका समाधान क्या है? दिलचस्प बात यह है कि समाधान भी हमारे सामने ही है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते। और यहीं पर एंट्री होती है एक स्कूल सोशल वर्कर की। ये एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जिसका काम है बच्चों की समस्याओं को समझना, उनके पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट से बात करना, और फिर मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करना। तो लब्बुलुआब ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो इतनी सारी दिक्कतें हैं, उन्हें देखते हुए स्कूलों में सोशल वर्कर्स की ज़रूरत को नकारा ही नहीं जा सकता। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद कुछ गिने चुने शहरी स्कूलों को छोड़ दें
तो ज़्यादातर स्कूलों में सोशल वर्कर्स को अपॉइंट करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं जाता। ये है ही नहीं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में। और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब सारी समस्याएं शीशे की तरह साफ हैं, तो फिर उसके समाधान के बारे में कोई सोचता तक क्यों नहीं। किसी भी समाज की जो नींव होती है ना, वो उसके बच्चों की शिक्षा पर ही टिकी होती है। पर एक सवाल है, ये शिक्षा असल में शुरू कहाँ से होती है? आज हम भारत के उसी पहले कदम को समझने जा रहे हैं जहां लाखों बच्चों का भविष्य आकार लेता है, यानी कि आंगनवाड़ी। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर है नहीं। देखिए, शिक्षा तो प्री स्कूल से लेकर कॉलेज और रिसर्च तक जाती है। तो फिर इसकी सबसे मजबूत नींव, वो पहला पत्थर कहाँ रखा जाता है? और इसका जवाब है सफ़र के बिल्कुल शुरुआत में, 3 से 5 साल की उम्र। सोचिए ज़रा, ये वो दौर है जहां सीखने की दुनिया का पहला और शायद सबसे ज़रूरी दरवाज़ा खुलता है। और भारत में इसी पहले कदम का नाम है आंगनवाड़ी। ये सिर्फ एक सेंटर नहीं है, बल्कि बहुत सारे बच्चों के लिए पहला फॉर्मल लर्निंग का माहौल है, जो उन्हें प्राइमरी स्कूल के एक बड़े सफ़र के लिए तैयार करता है, एक पुल की तरह। तो आंगनवाड़ी है क्या, ये तो हम समझ गए, पर इसका असली मिशन, इसका मकसद क्या है? चलिए अब इसके मेन गोल को समझते हैं, क्योंकि इसका जो आधार है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिका है। और वो पावरफुल आइडिया है संपूर्ण विकास, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो धुरी है जिसके चारों ओर आंगनवाड़ी की हर एक्टिविटी, हर खेल, हर एक पाठ घूमता है। तो ये संपूर्ण विकास असल में दिखता कैसा है? इसे इन 6 मेन पिलर्स में बांटा गया है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ अक्षर ज्ञान देना नहीं है, बल्कि एक बच्चे को हर तरह से विकसित करना है, फिजिकली, मेंटली और सोशली भी। तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, बच्चे का संपूर्ण विकास। पर इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाता है, इसके लिए एक बहुत ही ठोस और सोचा समझा एक्शन प्लान है। विकास के वो जो 6 पिलर्स थे ना, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए सारी एक्टिविटीज को इन 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है, जो ये पक्का करती है कि बच्चे के डेवलपमेंट का कोई भी पहलू छूट ना जाए, चाहे वो भाषा हो या फिर सोशल हैबिट्स। लेकिन कोई भी प्लान सिर्फ कागज पर ही अच्छा लगता है ना? इस पूरी रूपरेखा में जान कौन डालता है? वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। सोचिए, एक व्यक्ति और लगभग 40 बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी। और यहीं पर आंगनवाड़ी का जो ह्यूमन टच है, वो सामने आता है। एक कार्यकर्ता का काम सिर्फ सिखाना नहीं है। एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए होता है? प्यार, भरोसा और ये एहसास कि वो खास है। तो एक अच्छे कार्यकर्ता के जो गुण हैं, वो इन इमोशनल ज़रूरतों का सीधा जवाब है। आंगनवाड़ी की एक और सबसे बड़ी खूबी है इसका एक अनोखा सिद्धांत कि सीखने के जो सबसे अच्छे साधन हैं, वो महंगे नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। ये लाइनें इस पूरी फिलॉसफी की आत्मा हैं। जरा सोचिए, रेत, मिट्टी, पुराने टिन के डिब्बे और रद्दी अखबार, जिन्हें हम शायद कचरा समझते हैं, वो यहाँ खिलौनों और सीखने के जादू में बदल जाते हैं। ये है क्रिएटिविटी अपने बेस्ट फॉर्म में। एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सिर्फ क्लासरूम के अंदर खत्म नहीं होती। वो बच्चों के लिए एक पूरी दुनिया बनाते हैं, जिसमें बाहर खेलना भी है, बाजार घूमना भी है और दीवारों पर बच्चों के ही बनाए हुए चित्र भी लगे हैं। और ये शायद सबसे जरूरी बात है, आंगनवाड़ियां अकेले काम नहीं कर सकती। इसकी असली ताकत है कम्युनिटी की भागीदारी। जब लोग अपनी जगह, सामान या बस थोड़ा सा वक्त देते हैं, तो वो सिर्फ मदद नहीं कर रहे होते, वो इस पूरे मिशन में हिस्सेदार बन जाते हैं। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि शिक्षा में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। एक साफ सोच, जुनूनी लोग और साथ देता हुआ समुदाय, ये तीनों मिलकर जमीनी स्तर पर सच में कमाल कर सकते हैं। और यही सवाल हमें सोचना है, आंगनवाड़ी मॉडल से सीखकर क्या इसके इन सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों को दुनिया में कहीं भी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस पर सोचिएगा जरूर। बात करते हैं एक ऐसे जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले प्रोफेशन की, स्कूल सोशल वर्क। ये वो कड़ी है जो हमारे स्कूलों और बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए आज इसे जरा करीब से समझते हैं। शुरुआत करने के लिए जरा इस पैमाने को देखिए।
भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। मतलब करोड़ों छात्र, लाखों स्कूल्स, ये एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और ठीक यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा सिस्टम इतना बड़ा है तो फिर स्कूलों में सोशल वर्कर्स क्यों नहीं हैं? कुछ गिने चुने शहरी स्कूलों को अगर छोड़ दें तो ये भूमिका लगभग गायब ही है। तो आज के इस चर्चा में हम इन्हीं बातों को परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि ये ज़रूरत क्यों है, ये प्रोफेशन शुरू कहाँ से हुआ, इसका असली मकसद क्या है और भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो इस प्रोफेशन की अहमियत की नींव रखता है। यहाँ एक बहुत अजीब सी बात है ना। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सोशल वर्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है और सबसे ज़्यादा मौका भी, लेकिन फिर भी ये प्रोफेशनल हेल्प वहाँ है ही नहीं। ये एक ऐसी खाली जगह है जिसे भरने की बहुत ज़रूरत है। तो अब ये जानना भी दिलचस्प है कि आखिर ये प्रोफेशन आया कहाँ से। देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि ये कुछ खास सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बना था। इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं 19वीं सदी के यूके और 20वीं सदी की शुरुआत के अमेरिका में। हुआ ये कि जब स्कूलों में जाना अनिवार्य कर दिया गया, तब ये महसूस हुआ कि सिर्फ कानून बनाने से बच्चे स्कूल में रुकेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए एक खास सिस्टम चाहिए। और बस यहीं से स्कूल सोशल वर्क का जन्म हुआ। तो इतिहास तो समझ लिया, पर अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर एक स्कूल में सोशल वर्कर का असली काम होता क्या है, उसका मकसद क्या है? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो स्कूल सोशल वर्क का मतलब है सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स और तरीकों को स्कूल के माहौल में लागू करना। और इसका एक ही बड़ा लक्ष्य है, हर बच्चे को ऐसा सपोर्ट देना जिससे वो अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच सके। W.A. फ्रीडलैंडर ने इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क दिया है। वो कहते हैं कि एक सोशल वर्कर असल में 4 पिलर्स के साथ काम करता है: बच्चा खुद, उसका परिवार, स्कूल का स्टाफ और आसपास की कम्युनिटी। जब इन चारों के बीच एक तालमेल बनता है, तभी बच्चे की सही ग्रोथ हो सकती है। असल में सबसे ज़रूरी काम यही है। एक सोशल वर्कर बच्चे की अंदरूनी दुनिया, यानी उसकी भावनाओं, उसकी परेशानियों को उसकी पढ़ाई लिखाई की दुनिया से जोड़ता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा दिमागी तौर पर परेशान है तो वो सीख ही नहीं सकता। सोशल वर्कर इसी गैप को भरने वाले पुल का काम करता है। ये लाइन इस रोल को कितनी खूबसूरती से समझाती है। वो टीचर के लिए एक एक्स्ट्रा हाथ की तरह हैं, जो उनका बोझ कम करते हैं, और साथ ही वो परिवार और समाज के लिए वो कड़ी हैं जो स्कूल से टूट गई हो उसे वापस जोड़ते हैं। अच्छा, एक और बात, वक्त के साथ साथ ना इस प्रोफेशन का रोल भी बहुत बदला है। अब ये सिर्फ कुछ परेशान बच्चों की मदद करने तक सीमित नहीं रहा, इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। लीला बी कॉस्टन ने इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए, पहले क्या होता था, फोकस सिर्फ एक बच्चे की इमोशनल प्रॉब्लम पर होता था, लेकिन आज का सोशल वर्कर पूरे सिस्टम को देखता है। स्कूल की पॉलिसी क्या है, कम्युनिटी में क्या दिक्कतें हैं। मतलब अब अप्रोच रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव है, यानी समस्या होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसे पैदा ही ना होने देना। ये 7 काम दिखाते हैं कि ये भूमिका कितनी बड़ी और मल्टी डायमेंशनल है। ये सिर्फ बच्चों से बात करना नहीं है, ध्यान दीजिए, इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पॉलिसी पर काम करना और पेरेंट्स और कम्युनिटी को साथ लाना भी शामिल है। ये वाकई में एक सिस्टम चेंजर का रोल है। अब जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ करने के लिए खास तरह की नॉलेज और स्किल्स तो चाहिए ही होंगी। ये कोई भी नहीं कर सकता, ये एक पेशेवर लिंग है। इस रोल के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो है सोशल वर्क में बैचलर्स डिग्री, और ये बात ही इस पेशे की गंभीरता को दिखाती है। और ये सिर्फ एक डिग्री की बात नहीं है, नॉलेज का दायरा देखिए। एक स्कूल सोशल वर्कर को स्कूल की पॉलिसी भी समझनी होती है और इंसान का व्यवहार भी, उसे सीखने के सिद्धांत भी जानने होते हैं और कम्युनिटी के रिसोर्सेज भी। वो एक ही समय में एक टीचर, एक साइकोलॉजिस्ट और एक कम्युनिटी लीडर की तरह सोचते हैं। तो इन सारी बातों को समझने के बाद चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, भारत का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ स्कूल सोशल वर्क की संभावनाएं। हमारे स्कूलों में कितनी ही परेशानियां हैं, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, बिहेवियर की प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर को स्कूल में लाना, जो छात्र, शिक्षक, परिवार और समाज के बीच एक पुल का काम करे, इन सारी मुश्किलों का एक असरदार जवाब हो सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर कोई पूछे कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो जवाब बहुत सीधा है, हमारे युवा। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं, ये एक हकीकत है। तो आज हम भारत की इसी जबरदस्त शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य इस ताकत को एक नई दिशा कैसे दे सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 करोड़। जी हां, भारत में 25 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी 60 करोड़ है। मतलब दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत का भविष्य है। सोचिए कितना बड़ा अवसर है और साथ ही कितनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन इस बड़ी संख्या के पीछे ना एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई भी छिपी है। इन 60 करोड़ युवाओं में से सोचिए सिर्फ 10% ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि 90% युवा, एक बहुत बड़ी तादाद, फॉर्मल हायर एजुकेशन की रेस से बाहर हो जाती है। और ये जो गैप है ना, ये देश की तरक्की की स्पीड पर ब्रेक लगा सकता है। तो यहीं से हमारी आज की चर्चा का पहला हिस्सा शुरू होता है। ये जो स्थिति है, ये भारत के युवाओं को एक चुनौती के तौर पर सामने रखती है, क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी को सही मौके नहीं मिलते, तो जो अवसर था वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। जरा सोचकर देखिए, वो जो 90% लोग हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो पूरी तरह पढ़ लिख नहीं सकता या फिर बस नाम मात्र की पढ़ाई की है। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि यही युवा हमारी इकॉनमी और हमारे समाज की नींव का हिस्सा हैं। चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, बिना किसी पहचान के। लेकिन देखिए, बात सिर्फ चुनौतियों की नहीं है, क्योंकि हर चुनौती के दूसरी तरफ एक मौका, एक क्षमता छिपी होती है। तो अब बात करते हैं युवाओं की उस अनोखी क्षमता की, उनकी असली ताकत की। वो क्या चीजें हैं जो उन्हें इतना खास बनाती हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी है उनका आदर्शवादी होना। मतलब उनमें दुनिया को बेहतर बनाने का एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है। आपने देखा होगा वो सही मुद्दों के लिए कितनी आसानी से एक साथ आ जाते हैं, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो या समाज में बराबरी की बात हो। सच कहूं तो यही आदर्शवाद बदलाव की पहली चिंगारी होता है। और ये जज्बा आता कहां से है? ये आता है उनकी जिज्ञासा से, उनकी क्यूरियोसिटी से। युवाओं में ना सीखने की एक नेचुरल भूख होती है। वो सवाल करते हैं, वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनके दिमाग काफ़ी हद तक एक खुली किताब की तरह होते हैं। उन्हें पुरानी सोच और भेदभाव जैसी चीज़ों से दूर रखना आसान होता है। असल में यही तो वो पीढ़ी है जो एक नए, खुले और बराबरी वाले समाज की नींव रख सकती है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है कि हमारे युवा सिर्फ कच्ची मिट्टी नहीं है, बल्कि वो खुद कुम्हार हैं जो एक नया समाज बना सकते हैं। उन्हें बस चाहिए एक सपोर्टिव माहौल और एक सही दिशा। एक और बात, वो बनावटीपन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और असली बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त पोटेंशियल को, इस क्षमता को असली मौकों में कैसे बदला जाए? और यहीं पर एक सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका आती है। वो एक पुल की तरह काम करते हैं, एक ब्रिज जो इन युवाओं की क्षमता को हकीकत से जोड़ता है। अच्छा, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता ये काम करता कैसे है? इसके लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहले, हर युवा की इज्जत करना और उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा दिखाना। ये मानना कि हर कोई अपने आप में यूनिक है, खास है। जब आप ऐसा भरोसा और एक पॉजिटिव माहौल देते हैं, तो उनके आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। चलिए, तो हमने कौन ये काम करेगा, इसकी बात तो कर ली। अब आते हैं क्या पर। मतलब युवाओं को एम्पावर करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए असल में जमीन पर किस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं? देखिए, एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं होती, ये एक पूरा पैकेज है। इसमें बेसिक एजुकेशन है ताकि पढ़ाई की कमी दूर हो। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग है जिससे हाथ में कोई हुनर आए और पैसे कमाने में मदद मिले। साथ ही फैमिली लाइफ और दूसरी जरूरी स्किल्स पर भी गाइडेंस दी जाती है। मतलब मकसद सिर्फ एक वर्कर बनाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक और भविष्य का एक लीडर तैयार करना है। अब जरा इस पूरी बात को एक बड़े नजरिए से देखते हैं।
युवाओं को एम्पावर करना सिर्फ उनकी अपनी भलाई के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे देश बनाने के काम से जुड़ा है, खासकर जब हम निरक्षरता जैसी बड़ी चुनौती की बात करते हैं। और यहाँ एक और नंबर है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, 35 करोड़। ये वो आबादी है जो पढ़ लिख नहीं सकती। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी निरक्षर आबादी रहती है, और ये एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़े बिना देश असल तरक्की नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल पते की है। हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल कॉलेज का ढांचा है, वो अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है। इसीलिए हमें इनफॉर्मल तरीकों की ज़रूरत है, जैसे कि यूथ प्रोग्राम्स, ताकि हम उन लोगों तक भी पहुंच सकें जो किसी वजह से सिस्टम से बाहर रह गए। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे एक्शन में बदला जा सकता है। जैसे सोशल वर्क के स्टूडेंट्स वो सर्वे करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ ज़रूरत है, नुक्कड़ नाटक और रैलियों से जागरूकता फैला सकते हैं, और यहाँ तक कि खुद वॉलंटियर टीचर बनकर पढ़ा भी सकते हैं। हर एक छोटा कदम एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। अगर हम अपनी इस 60 करोड़ की युवा शक्ति को सही दिशा नहीं दे पाए, उनकी क्षमता को नहीं जगा पाए, तो फिर हमारे देश का भविष्य कैसा होगा? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना है और इस पे काम भी। कि समाज कार्य को असरदार और जवाबदेह बनाने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है? और वो ताकत है रिसर्च। जी हाँ, अनुसंधान। चलिए शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। भाई, हम जो भी सामाजिक काम कर रहे हैं वो सच में कोई फर्क ला भी रहा है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारी आज की पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिर सबूतों की जरूरत क्यों है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात पर आते हैं कि ये सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च आखिर होता क्या है। तो देखिए, सोशल रिसर्च का सीधा सा मतलब है इंसानी बर्ताव की एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल जांच। और इसका मुख्य सब्जेक्ट कौन है? हम इंसान, जो कि काफी जटिल और बहुआयामी है ना? तो इसका मकसद यही है कि हमारे सामाजिक जीवन की सच्चाइयों को खोजा जाए, उन्हें समझा जाए। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प फर्क सामने आता है। लोगों पर रिसर्च करना किसी पत्थर या पेड़ पर रिसर्च करने से अलग क्यों है? देखिए, नेचुरल साइंस में हम भौतिक चीजों को देखते हैं, लेकिन सोशल रिसर्च में हमारा सब्जेक्ट वो एक जीता जागता, सोचने समझने वाला इंसान है। इसीलिए तो सोशल डेटा अक्सर नंबर्स में नहीं बल्कि क्वालिटी में होता है। अच्छा, अब जनरल सोशल रिसर्च से थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं और बात करते हैं सोशल वर्क के फील्ड में रिसर्च के इस्तेमाल की। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है। मतलब इसका सीधा मकसद थ्योरी बनाना नहीं, बल्कि जमीन पर जो सोशल वर्कर्स, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाना है, ताकि लोगों की मदद और बेहतर तरीके से हो सके। सोशल वर्क रिसर्च का दायरा ना काफी बड़ा है। इसे मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ ये किसी व्यक्ति या परिवार की समस्याओं को देखता है, तो दूसरी तरफ ये सामाजिक नीतियों और बड़े बड़े संगठनों का विश्लेषण भी करता है। हाँ, ये एक आम कन्फ्यूजन है। सर्वे और रिसर्च, कई बार लोगों को लगता है कि ये एक ही चीज है। तो चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं और दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ समझते हैं। ये टेबल देखिए, यहां बात एकदम साफ हो जाती है। सोशल सर्वे का मकसद होता है कोई फौरी, कोई प्रैक्टिकल जरूरत पूरी करना, जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले की समस्या जाननी हो। लेकिन रिसर्च का लक्ष्य लंबा होता है। उसका काम है ज्ञान और सिद्धांत बनाना। तो आसान शब्दों में कहें तो सर्वे है सुधार के लिए और रिसर्च है ज्ञान के निर्माण के लिए। और ये लाइन इस अंतर को ना बहुत ही बढ़िया तरीके से बताती है। सर्वे किसी पहले से बने बनाए आइडिया को टेस्ट कर सकता है, लेकिन रिसर्च वो तो नए आइडिया को जन्म देती है और फिर उससे एक पूरी थियरी बनाती है। तो ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर, जिसे कहते हैं मूल्यांकन अनुसंधान या इवैल्यूएशन रिसर्च। ये वो जगह है जहां थ्योरी और असल दुनिया आपस में मिलते हैं और यहीं से जवाबदेही भी तय होती है। अगर सीधे सीधे बोले तो इवैल्यूएशन रिसर्च ये जांचने का तरीका है कि कोई सामाजिक प्रोग्राम या कोई प्रोजेक्ट कितना कामयाब रहा, उसकी वैल्यू क्या थी। एक तरह से ये उस प्रोग्राम का रिपोर्ट कार्ड है। तो सवाल ये है कि ये मूल्यांकनकर्ता कौन है? इसके 3 मुख्य तरीके हो सकते हैं। एक है इंटरनल इवैल्यूएशन, जो संस्था के लोग खुद ही करते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल, जिसमें बाहर से एक्सपर्ट्स आकर निष्पक्ष जांच करते हैं। और तीसरा है जॉइंट, जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है भाई? क्योंकि एनजीओज और जो डोनर्स पैसा देते हैं, उन्हें भी तो जवाब देना होता है।
उन्हें यह साबित करना होता है कि उनका काम सिर्फ कुछ सक्सेस स्टोरीज तक सीमित नहीं है। उन्हें सबूत चाहिए होता है कि जो पैसा लगाया गया वो सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अक्सर एक गलतफहमी होती है कि मूल्यांकन सिर्फ प्रोग्राम के आखिर में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये प्रोग्राम की प्लानिंग में मदद करता है, उसे लागू करते समय उस पर नजर रखता है और आखिर में उसके नतीजों को भी मापता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब थ्योरी की बातें तो बहुत हो गईं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? चलिए भारत में सोशल वर्क रिसर्च के सामने जो असल मुश्किलें आती हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ दिक्कतें ना कई लेवल्स पर हैं। एक तरफ तो फंड्स की कमी, सुविधाओं की कमी और ट्रेंड रिसर्चर्स की कमी है, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स पर पढ़ाने का इतना बोझ है और रिसर्च के लिए कोई खास मोटिवेशन भी नहीं है। और इन सब के ऊपर सही प्लानिंग की कमी इस पूरी प्रक्रिया को और मुश्किल बना देती है। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक बात तो साफ है, रिसर्च को छोड़ा नहीं जा सकता। भले ही स्टूडेंट्स के लिए फील्ड में काम करने में दिक्कतें हों, लेकिन समुदायों और एनजीओस के लेवल पर इसे बढ़ावा देना ही होगा, क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे पास ये साबित करने के लिए कोई डेटा, कोई सबूत नहीं है कि हमारे प्रयासों से सच में कोई फर्क पड़ रहा है, तो क्या हमारा काम सिर्फ एक नेक इरादा बनकर रह जाता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।